स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खंड बैंकिंग सिस्टम, ठीक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, जिसमें से पहला टॉपिक जो हमने लिया है वो है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक, तो सामान्यतः लोगों का मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के पश्चात भारत में बैंकों की स्थापना और विकास की घटनाएं आरंभ हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो सेंडी, गिल्ड, शिल्पी जैसे बहुत सारे ऐसे संस्थाएं जो कार्य कर रही थी, जो लोगों को लोन देने का कार्य या खासकर अभी जमा नहीं स्वीकार करती थी लेकिन लोन देने का कार्य, क्योंकि अगर तुगलक वंश में जाएंगे तो वहाँ पे एक तकावी ऋण उपलब्ध कराया जाता था, या जो खासकर आज के समय का केसीसी समझ लेते हैं, जो शासक वर्ग है वो लोगों को तकावी ऋण उपलब्ध कराता था या कृषि सहायता के तौर पर उसको उपलब्ध कराता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के पश्चात जो साहूकार, महाजन, इन सबसे जो लोन लेने की प्रथा थी, वही साथ ही साथ जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई या न्यायालयों की स्थापना प्रक्रिया शुरू हुई तो उन पे दबाव बढ़ने लगा, खासकर इस जैसे विवादों को निपटान को लेकर के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकायदे इस बैंकिंग व्यवस्था को एक संस्थागत रूप देने का कार्य किया, जिसके तहत भारत में 1806 ईस्वी में सबसे पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की। ठीक, प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। आगे चल करके 1840 में मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। ये तीनों बैंक उस समय अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए मुद्रा जारी करता और प्रबंधन, ठीक, यानी पैसे को जारी करने का कार्य और उसको प्रबंधन करने का कार्य करते थे। आगे चल करके, क्योंकि अभी 3 बैंक हैं, 3 तरह के मैनेजिंग सिस्टम में 3 तरह से अलग अलग तरीके का कार्य हो रहे हैं उनके, तो आगे 1921 में जा करके इन तीनों बैंकों को मिला करके एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वही कार्य करता था जो अभी तक के प्रेसिडेंसी बैंक कार्य कर रहे थे। उस वह सारे कार्य जो एक वाणिज्यिक बैंक करते थे, उसके साथ साथ मुद्रा निर्गमन और उसका प्रबंधन का कार्य, मुद्रा जारी करना और उसको मैनेज करने का कार्य भी ये लोग करते थे। फिर आगे चल करके 1925 में शाही आयोग, ठीक है, शाही आयोग या जिसका दूसरा नाम हिल्टन व यंग कमीशन है, हिल्टन यंग की कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया। इस एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई का गठन किया गया और उसका परिचालन प्रारंभ किया गया। इसमें से ध्यान देने योग्य बात यह है कि आरबीआई जब अपने गठन के समय पे पूर्णतः सरकारी बैंक नहीं था, पूरी तरह से गवर्नमेंट बैंक ये नहीं था। ठीक, इसमें कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे या जो निजी शेयर धारक थे, उनकी भी पूंजी इसमें लगी हुई थी। और साथ ही साथ जो पहले गवर्नर आरबीआई के थे उनका नाम क्या था, ऑसबॉर्न स्मिथ, और आज के समय के कौन है ये आप लोग जानते हो। ठीक, जब आरबीआई का गठन कर दिया गया तो आरबीआई को ये कार्य दे दिया गया कि आप मुद्रा निर्गमन और प्रबंधन का कार्य करें। मार्केट में कितनी पैसे को जारी करना है और कौन सा पैसा कहाँ पे है, किस तरह से, उसको आप मैनेज करने का कार्य करें। जब आरबीआई ये कार्य, अच्छा ये कार्य पहले कौन करता था, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था, उससे पहले कौन करते थे, प्रेसिडेंसी बैंक करते थे। जब आरबीआई का गठन करके मुद्रा निर्गमन और प्रबंधन करने का कार्य किसको दे दिया गया, आरबीआई को दे दिया गया। तो इस समय जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो 1 अप्रैल 1935 के बाद से पूरी तरह से एक कारोबारी बैंक बन गया। ठीक है, अब वो केवल वो वाणिज्यिक बैंक की तरह पे काम करता था, यानी जमा स्वीकार करना, लोन देना, वसूलना, ये सारे कार्य करना शुरू। ठीक, तो ये अपना कार्य चल रहा था। आगे चल करके जब एक लंबी लड़ाई के बाद जब भारत आजाद हुआ और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कौन सा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, तो उस समय पे जो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और उस समय पे यही संविधान सभा भारत के लिए एक अंतरिम सरकार का कार्य भी कर रही थी। तो स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जब ब्रिटिश की यानी सारी संपत्तियों का संविधान सभा को हस्तांतरण किया गया, ठीक,
तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो उस समय पे एक सरकारी बैंक के तौर पर कार्य कर रहा था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो भारत सरकार को मिल गया, लेकिन आरबीआई भारत सरकार को या संविधान सभा को हस्तांतरित नहीं हुआ। कारण इसका हम पहले ही बता चुके हैं कि जब इसका गठन हुआ था तो ये पूरी तरह से सरकारी बैंक नहीं था, उसमें कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स या निजी शेयरधारकों की भी पूंजी लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसको स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार को ट्रांसफर नहीं किया गया। कारण उन निजी शेयरधारकों के जो लाभांश थे या जो उनके हित थे उनको भी तो संरक्षित करना जरूरी था। तो इस वजह से आगे चल करके जब ये गवर्नमेंट को नहीं मिला तो फिर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन करना पड़ा या राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। अब आरबीआई पूरी तरह से भारत का बैंक हो गया, जिसमें पूरी तरह से भारत सरकार की पूंजी लगी हुई थी, यानी पूरी तरह से अब ये कैसा सरकारी बैंक का कार्य करना शुरू। ठीक, अभी क्या था कि एक और बैंक पहले से कार्यरत था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1955 में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नामक अधिनियम पारित करके इंपीरियल बैंक का पुनर्गठन व नामकरण किया गया। जो पहले इंपीरियल बैंक था उसका नामकरण क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ 1956 में इसकी पुनर्स्थापना कर दी गई। ठीक, अगला जो है कि आरबीआई को 2011 में चल करके एक ज्ञान संस्था के रूप में मान्यता दी गई कि केवल ये यही कार्य नहीं करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसी चीजों को सिखाते हैं या समझा सकते हैं, या आप एक नॉलेज इंस्टीट्यूट से जो भी आप गेन करते हैं वो आरबीआई के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गई स्थापना की बात, की जो 1806 से शुरू हुई थी प्रेसिडेंसी बैंकों के माध्यम से, यानी एक कह सकते हैं ना औपचारिक और संगठित तरीके से बैंकिंग की स्थापना भारत में, वो जा करके कब पूरी हुई, 1 जनवरी 1949 को। ठीक, जब आरबीआई का कायदे से राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक, और आज आरबीआई उस बहुत सारे कार्य करता है, तो उसमें से देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई कौन कौन से हैं, यानी आरबीआई ऐसे कौन से कार्य करते हैं। सबसे पहले आरबीआई एक मौद्रिक प्राधिकारी यानी मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में जो भी काम करता है, हालांकि इसको हम आगे चल के डिटेल में करेंगे एक एक करके कि मौद्रिक नीति का निर्माण करना, उसके माध्यम से किस तरह से चीजों को मैनेज करना, वित्त की मात्रा को बाजार में कैसे विनियमित करना या उसको नियंत्रित करना, ये सारी चीजें जो मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर सरकार के लिए काम करता है। अगला जो है कि मुद्रा जारी करता है। सब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 रुपए से, ठीक है, 1 रुपए से अधिक के जितने जो भी मुद्रा जारी की जाती है वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ठीक, यानी भारत सरकार की तरफ से या जो भारतीय मुद्रा रुपया है उसको जारी करने में 1 रुपए से अधिक की किसके पास अधिकार है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसके साथ साथ आरबीआई सरकार के बैंकर और ऋण प्रबंधक के तौर पर भी कार्य करता है, यानी सरकार का जितना भी पैसा जमा होना है, चाहे वो संचित निधि के माध्यम से हो, इन सारी निधियों जो भी जितना भी सरकार का पैसा है वो आरबीआई के पास जमा होता है। और वहीं आरबीआई सरकार जितना भी तरह के लोन लेती है, चाहे वो बहुपक्षीय जिसमें से वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेती है, और वहीं चाहे द्विपक्षीय हो यानी बायलैटरल लोन की बात की जाती हो, यानी किसी देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौते के आधार पर अगर लोन लेती है, तो उन सारे ऋण की भुगतान करने का दायित्व या उस लोन को बाकायदे मैनेज करने का दायित्व भी किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। अगला होता है बैंकों का बैंकर, यानी बैंकों का पैसा जमा करना। ठीक, जो आगे हम पढ़ेंगे मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर कि किस तरह से एक बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कर सकता है या आरबीआई से पैसा ले सकता है। ठीक, अगला बैंकिंग प्रणाली का विनियामक, यानी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग प्रणाली के विनियामक के तौर पर बैंकों को किस तरह से कार्य करने हैं, उनके गाइडलाइंस क्या होने चाहिए, उनके रूल और रेगुलेशन क्या होने चाहिए, ये सब निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक, विदेशी मुद्राएं भारत में किस हिसाब से चल रही हैं, उनका विनिमय दर क्या है, कितनी आनी चाहिए, या कोई व्यक्ति कितनी विदेशी मुद्रा अपने पास रख सकता है, इन सारी चीजों का कुल मिलाकर के जो भारत से इतर मुद्राएं हैं उसको मैनेज करने का कार्य आरबीआई करती है। और इसमें सब बड़ी बात आती है ना, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर एक टर्म आता है वो है टेरर फंडिंग। ठीक,
अगर इस तरह की चीजों को अगर मैनेज ना किया जाए तो ये एक बड़े पैमाने पर हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगला, भुगतान और निपटान प्रणाली का यानी पेमेंट और सेटलमेंट का विनियामक और पर्यवेक्षक, कि कौन सा पेमेंट किस तरह से किया जा रहा है, या किन्हीं दो के बीच का अगर बवाल है तो उसको कैसे बवाल इन द सेंस यहाँ पे वित्तीय बवाल से है, ये नहीं कि चलो आप गोली बंदूक चलवा दो, केवल वित्तीय बवाल से रिलेटेड है कि किसी भी तरह से, चाहे वो किसी बैंक की राशि एनपीए हो रही है तो उसके बारे में गाइडलाइन जारी करना। जैसे इस बार बहुत सारे बैंकों को पीसीए के अंतर्गत लाया गया, प्रॉम्प्टिव करेक्टिव एक्शन के थ्रू रखा गया है, तो ये सारे कार्य भी आरबीआई करता है। उसके अलावा कुछ एक विकासात्मक कार्य को भी ये अंजाम देते हैं। ठीक, अब जो हम पहला टॉपिक छोड़ चुके थे कि मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर, इसको हम बात किए थे कि आगे चल के डिटेल में बात करें, तो जो आरबीआई का मुख्य कार्य है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी यानी मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर कार्य करना। आखिर इसमें कार्य क्या ऐसे करते हैं मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर? मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर आरबीआई मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, बाजार में कितनी करेंसी है और कितना लेंडिंग फंड है या लोनेबल फंड है उसकी उपलब्धता, उसके लागत और प्रयोग, यानी अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको किस ब्याज दर पे लोन बनेगा ये आपकी लागत है, या बैंकों को किस ब्याज दर पे देना चाहिए ये बैंकों के लिए कॉस्ट की बात हो सकती है, और उसका प्रयोग किस हिसाब से किया जाना चाहिए। क्योंकि हमेशा से आप लोन अगर लेने जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर ऋण ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से खर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक पीएसएल सेक्टर के थ्रू आप लोन लेते हैं, अगर मान लीजिए आप केसीसी लेते हैं, तो वो आप प्रैक्टिकली तो है कि लोग किसी भी तरीके से खर्चा करते हैं, लेकिन उसके लिए एक उद्देश्य जनित लोन है जिसके कारण से आप उसको एक एग्रीकल्चर के विकास को लेकर ही आप खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आखिर मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर ऐसा विनियमन करना क्यों आवश्यक है? उसमें से सबसे पहला पॉइंट बन के आता है कि मूल्य स्थिरता, बाजार में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे फ्लक्चुएशंस ना आए या उतार चढ़ाव ना आए, एक स्टेबिलिटी बनी रहे। साथ ही साथ उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण मिले। उत्पादक क्षेत्रों को अगर पर्याप्त ऋण नहीं मिलेगा, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई इंडस्ट्री डिजाइन या डेवलप करने के लिए उसके पास अगर वित्त की उपलब्धता नहीं होगी तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर वो कार्य नहीं कर पाएंगे, निवेश उनके पास नहीं आएगा, तो देश का विकास किस हिसाब से हो जाएगा? तो विकास के लिए या ग्रोथ रेट को आगे ले जाने के लिए उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण मिले और बाजार में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे कि निवेश के साथ साथ जो लाभांशों का वितरण है या निर्गमन की स्थितियां आती हैं, वो सारी चीजें एक कार्य करती रहे। इन्हीं सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आरबीआई किसका निर्माण करता है? मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है। मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं कि यहाँ बाजार में या समाज में मूल्य स्थिरता बनी रहे, वित्तीय स्थिरता बनी रहे और पर्याप्त मात्रा में विकासात्मक कार्यों के लिए उत्पादकों को ऋण की उपलब्धता भी बनी रहे। ठीक, अब ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है? तो ऐसे उपकरणों में कुछ एक मात्रात्मक उपकरण है जो बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, या एक सीधी शब्दावली पे जाए तो मुद्रा की तरलता यानी लिक्विडिटी को मैनेज करने का कार्य करते हैं, उसकी मात्रा को। और दूसरे हैं गुणात्मक उपकरण जो केवल मात्रा को ही मैनेज नहीं करते हैं, एक समाज में या बाजार में क्वालिटी को भी इंप्रूव करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह के ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं, तो इनमें से एक एक करके हम बात करेंगे। तो मात्रात्मक उपकरणों की बात किया जाए तो कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर, दूसरा है एसएलआर यानी सांविधिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं। अगर गुणात्मक उपकरणों की बात की जाए जिससे क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कोलेटरल रिक्वायरमेंट, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, स्वयं सहायता समूह और बैंकों को जोड़ने का कार्य, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट यानी विभेदात्मक ब्याज दर की बात हो, यानी आप कुछ एक क्षेत्रों के लिए एक सामान्य ब्याज की नीति ना अपना करके एक विभेदीकृत ब्याज की नीति अपनाते हैं, वहीं कहीं ना कहीं पर एक मोरल प्रेशर या नैतिक दबाव की भी बात की जाती है। तो ये सारे वह उपकरण है जिसको प्रयोग से आरबीआई
मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है और मुद्रा व ऋण की उपलब्धता, लागत और प्रयोगों का विनियमन करता है। ठीक है, तो उन्हीं मात्रात्मक उपकरणों में एक एक की बात करते हैं। जो सबसे पहला है वो है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोई भी जो बैंक है, ठीक है, बैंक अपने NDTL का, यानी बैंकों के पास जितनी भी जमा राशियां हैं उनका एक निश्चित प्रतिशत अंश नगद के रूप में अपने पास रखना होता है। ठीक है, कारण क्या है नगद के रूप में अपने पास रखने का? जैसे हम लोग अपनी एक कंटिजेंसी फंड बना के चलते हैं ना, कि चलो अगर हम 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ 2,000 रुपया फॉर इमरजेंसी के लिए रख देते हैं। मान लो बैंक की लिक्विडिटी घट रही है, बैंक या मार्केट में तरलता को बढ़ावा देना है, या बैंक के साख पे सवाल उठ रहे हैं, तो क्या करेगा? इस CRR के माध्यम से इन चीजों को मैनेज कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे रेट को याद रखने की बात है, बहुत बड़े नहीं है क्योंकि ये रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आए दिन बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आज के संदर्भ की बात की जाए तो कैश रिजर्व रेशियो 4% है, यानी कोई भी बैंक अपनी पूरे NDTL का 4% अंश यानी निवल मांग एवं जमा देयता का, ये हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, निवल मांग और जमा देयता का 4% हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखेगा कि जब भी नगदी संकट की स्थिति उत्पन्न हो तो इसका प्रयोग करके वो सारे कार्य कर सके। ठीक है, दूसरा क्या है? SLR यानी सांविधिक तरलता अनुपात। तो ये भी वही है कि NDTL का निवल मांग एवं जमा देयता का वह अंश जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आवश्यक होता है। ठीक, आपको इसके माध्यम से RBI से कुछ एक सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं? एक ऋण पत्र होती हैं जिसके माध्यम से वित्त की उगाही की जाती है। तो आपके NDTL का वो हिस्सा जिसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक हो, क्या करना आवश्यक हो? सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक हो, उसको क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। और ये भी रेट याद रखने की बात नहीं होती क्योंकि ये आज 18% है, कल को हो सकता है घटा या बढ़ा दिया जाए। ठीक, अब बात करते हैं, मान लो अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो क्या? CRR 4% है, इसको बढ़ा करके 5% कर दिया जाए, 1% हिस्सा बढ़ गया। अब समस्या ये आएगी कि CRR बढ़ने से क्या बैंकों की साख सृजन क्षमता घटेगी या बढ़ेगी? ऐसे सवाल बनाए जाते हैं इन शब्दावलियों पर कि इन सब के घटने और बढ़ने से बाजार पे क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो CRR को बढ़ा दिया है, अब जो पहले 4% बैंकों को कैश रिजर्व रखना पड़ता था, अब कितना रखना पड़ेगा? 5%, यानी 1% अधिक। तो 1% उनके पास पैसा कम हुआ जिसके माध्यम से वो आगे लोन का सृजन कर सकते थे, लोगों को ऋण के रूप में पैसा दे सकते थे। यानी अगर 1% पैसा उनको एक्स्ट्रा रखना पड़ रहा है तो कि इसके माध्यम से क्या होगी? लिक्विडिटी घटेगी। अगर लिक्विडिटी घटेगी यानी तरलता घटेगी तो लोगों के पास पैसा की कमी आएगी। अगर पैसे की कमी आएगी तो लोग, जो मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है वस्तुओं की, उस मांग में कमी आएगी, और उस मांग में कमी आने के साथ महंगाई भी घट जाएगी, क्योंकि महंगाई भी मांग और आपूर्ति पक्षों पर निर्भर करती है। वो वस्तु ज्यादा महंगा होगा जिसकी मांग ज्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी। सेम है कि SLR को भी अगर बढ़ा दिया जाए तो 18% की जगह मान लो 20% कर दिया जाए। अब बैंकों को पहले जो 18% यानी 2% एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना पड़ेगा। तो अब 2% हिस्सा भी अगर कम हुआ बाजार से या बैंकों के पास से, तो उस 2% का कम साख सृजन कर पाएंगे, जिसके कारण से फिर पूरा पैटर्न वही घूम के आएगा कि तरलता कम होगी तो साख सृजन की घटना कम होगी, तो लोगों के पास कैसे पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, मांग घटेगी तो महंगाई घट जाएगी। तो इन सारे उपकरणों के माध्यम से एक मौद्रिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। अगला दर क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? वह रेट जिससे RBI बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक, किसको प्रोवाइड करता है? बैंकों को। और इसके बदले किसके रूप में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले, जिसे निर्धारित अवधि के बाद कभी भी मांग सकता है। ठीक, तो रेपो रेट क्या है? ऐसा दर जिसपे
आरबीआई बैंकों को ऋण प्रोवाइड करता है। ठीक, कारण अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, एसएलआर के माध्यम से 18% इस समय के उसको इन्वेस्ट करना होता है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक कोलेटरल के रूप में आरबीआई के पास रख के बैंक कभी भी आरबीआई से लोन ले सकते हैं। और ये लोन की दर इस समय पे 4.40% है। हाल कोई भी जरूरत नहीं है इसे तथ्यों को याद रखने की, कभी भी चेंज ये किया जा सकता है। अब मान लीजिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए। अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जो अभी क्या था, मान लो 4% पे बैंक सॉरी आरबीआई बैंकों को पैसा देता था, अब वो 6% पे देने लगा, यानी ब्याज दर उसने क्या की, बढ़ा दी। तो अगर ब्याज दर बढ़ जाएगी तो बैंक बड़ी मात्रा में आरबीआई से लोन लेंगे या लोन लेने की प्रवृत्ति उनकी घट जाएगी। तो जहां से आप अपने बारे में इमेजिन करके देखिए कि अगर किसी भी बैंक में अगर ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है, हम लोग एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपए तक के लिए छुड़वाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं मार्केट से, तो यहाँ पे तो 2% बढ़ाने की बात की जा रही है। जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है, बैंकों को लोन लेने की प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि अब उनको 2% एक्स्ट्रा आरबीआई को पे करना पड़ रहा है। तो अब वो लोन कम लेंगे, यानी उनके पास पैसा कम होगा। तो सारी चीजें वही चीज है, जहां से पैसा कम हो वहां उनकी साख सृजन करने की क्षमता घट जाती है। अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो महंगाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रेपो रेट बढ़ने के साथ महंगाई घट जाएगी। अगला टर्म है रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है, सेम चीज। ठीक, रिवर्स रेपो रेट क्या है कि मान लो बैंक के पास तरलता बहुत ज्यादा है, बैंक के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो बैंक आरबीआई को पैसा दे दे। ठीक, तो आरबीआई से क्या मिल जाता है उसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल जाती है। ठीक, तो वह दर जिसपे आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले, यानी रेपो रेट क्या था, रेपो रेट क्या था, आरबीआई से बैंक की तरफ का ट्रांसफर था। वहीं रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक से आरबीआई की तरफ का हस्तांतरण है। तो वह दर जिससे बदले सरकारी प्रतिभूतियों के बदले आरबीआई के द्वारा स्वीकार किया गया ऋण, जिसे वो निर्धारित समय के बाद बैंक को वापस कर देगा। ठीक, तो आज के समय पे यह दर 3.35% है। अगर फिर वही घटनाएं आती हैं कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक जो है बड़ी मात्रा में, क्योंकि उनको पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, अभी क्या था 3% मिल रहा था, अब 5% मिलेगा, तो 2% एक्स्ट्रा पैसे के लालच में बैंक बड़ी मात्रा में पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे, जिसकी वजह से तरलता घट जाएगी या बाजार में पैसों की मात्रा घट जाएगी। अगर पैसों की मात्रा घट गई है तो फिर आगे चल करके वो सारे कार्य फिर होंगे, महंगाई घट जाएगी। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों किस आधार पे काम करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे, जो कोलेटरल के रूप में आरबीआई के पास रखनी। ठीक, अब क्या है, इसकी जगह पे इस बार के लिए ये दोनों टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इनकी जगह पर सरकार ने एक नया शब्द लेके आया है, एसडीएफ, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इन दोनों में जो कोलेटरल के रूप में कोलेटरल का प्रयोग करके तरलता का अवशोषण या तरलता को बढ़ाया जाता था, वहीं एसडीएफ का प्रयोग बिना कोलेटरल के रूप, ठीक है, यानी जो कोलेटरल थी उसके प्रयोग के बिना लिक्विडिटी का अवशोषण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसको रिवर्स रेपो रेट और एलएएफ जो हम आगे बात करेंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की जगह पे लाए जाने की बात की जा रही है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, एसडीएफ क्या है, बाजार से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना है। रिवर्स रेपो रेट से कैसे कम अलग है, रिवर्स रेपो रेट से इस तरह से अलग है क्योंकि यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियां कोलेटरल के तौर पर कार्य करती हैं और यहाँ पे वो प्रतिभूतियां कार्य नहीं करती। ठीक, अगला है जो भी बात किया गई, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो वही चीज है कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का प्रयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से तरलता को घटाना या बढ़ाना, नाम ये ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, यानी बाजार में पैसों की मात्रा को घटाना
या बढ़ाना, किसके तरीके से, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से, किसका यूज करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्रयोग करके, यानी सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग करके। इसकी जगह पे क्या लाया जा रहा है, एसडीएफ की व्यवस्था की जा रही है, जहां पे कोलेटरल की आवश्यकता नहीं। अगला है ओएमओस यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बिना किसी शर्त के कि रिवर्स रेपो रेट या एसएलआर क्या, इन सब को छोड़ करके खरीदती या बेचती है, ठीक, तो वो खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं, शर्त मुक्त क्रय विक्रय होता। क्यों करती है, मुद्रा की पूर्ति नियंत्रित करने के लिए, वही चीज कुल मिला के तरलता को घटाने या बढ़ाने के लिए। मान लो अगर आरबीआई, ठीक है, अगर क्या है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रही है, तो आपसे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही है बाजार से, तो उसके बदले में जो भी उस प्रतिभूति का मूल्य होगा वो आपको वापस करेगी। तो वापस आपको किस में करेगी, कैश पेमेंट पे करेगी, यानी आपको पैसा देगी। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है तो उसका मतलब होता है वो अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ा रही है, यानी मुद्रा डाल रही है। वहीं अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करती है, ठीक, बेचना शुरू करती है, तो मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी तो आप उसको किस माध्यम से खरीद सकते हैं, पैसा दे करके खरीद सकते हैं, तो आपके पास पैसे की क्या है, कमी आएगी। तो अगर आरबीआई विक्रय करती है तो इसका मतलब क्या होता है, मुद्रा को अर्थव्यवस्था से निकालना या मुद्रा की मात्रा को घटाना, ठीक। जो लास्ट टर्म है इस बार का, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती थी, ठीक है, वहीं बैंक रेट के माध्यम से आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती। अब ये ऋण बैंकों के लिए एक लिमिटेशन का कार्य करते हैं, यानी न्यूनतम सीमा का कार्य करते हैं। वो न्यूनतम सीमा जिसपे बैंक आगे चल करके अपने कस्टमर्स को या ग्राहकों को ऋण देते हैं। कैसे, अगर आरबीआई ने मान लो 4% पे बैंकों को पैसा दिया है, तो बैंक क्या है 3% पे तो आपको देंगे नहीं। कारण क्या है, क्योंकि 1% का गाजरा क्यों सहेंगे, क्योंकि वो 4 पे लेके हम 3 पे थोड़ी ना देंगे, वो 4 से अधिक देंगे या 4 पे ही देंगे। मान लो बैंक को बहुत ज्यादा समाज सेवा करने का मन है, तो चलो ठीक है, वो कहेगा हम फायदा नहीं लेंगे, हम 4% की जगह 4 पे ही दे देते हैं। वहीं ठीक है, अगर उसको अपना भाई कमाना है, क्योंकि ना बैंक के भी तो कार्य चलाने हैं, खर्चे चलाने, एसी का पैसा, सारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है उसका पैसा, प्लस कर्मचारियों के वेतन का भी तो निर्धारण करना है, उनको वापस देना। तो वो अगर 4% पे लाएंगे तो 4.5% या 5%, जिस भी हिसाब से वो अपना तय करते हैं उस हिसाब से लोन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि ये बैंक रेट क्या है, बैंकों के लिए एक न्यूनतम सीमा का निर्धारण करती है जिसपे बैंक लेंडिंग करते हैं या ऋण प्रदान करते हैं, ठीक। अब अगर मान लो बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, 4% की जगह 5% कर दिया जाए। पहले आरबीआई बैंकों को 4% पे एक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर देता था, अब आरबीआई ने क्या किया कि नहीं हम 5% पे देंगे, ठीक। तो बैंक आरबीआई से बहुत ज्यादा पैसा लेंगे, बैंक रेट बढ़ने के साथ जो बैंक है वो आरबीआई से कम पैसा लेंगे। अगर पैसा कम लेंगे, ठीक, और साथ ही साथ जब जो बात की गई थी ना कि बैंक रेट बैंकों के लिए न्यूनतम सीमा का निर्धारण करते हैं, जो सीमा अब 4% थी अब 5% होगी, ठीक। तो बैंक एक तरफ आरबीआई से कम पैसा लेंगे, दूसरी तरफ जब 5% हो गई तो जो पहले 4.5% पे अगर मान लो लोन प्रोवाइड कर देते थे अब 5.5 जाएंगे, यानी जो वाणिज्यिक बैंक हैं, जो अन्य बैंक हैं, उनकी ब्याज दर बढ़ जाएगी, ठीक। अगर उनकी ब्याज दर बढ़ गई तो ब्याज दर बढ़ने के साथ तो आप उनसे लोन एक महंगे ब्याज पे आप लोन लेना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, वही लेंगे जिनके पास बहुत ही ज्यादा मजबूरी होगी। तो इसके कारण से पहला क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक, उसके लिए बैंक साख सृजन नहीं कर पाएंगे या कम साख का सृजन कम कर पाएंगे।
तो ब्याज दर बढ़ने से सबसे बड़ी बात होती है जो तरलता की बात है, यानी बैंकों की बाजार मुद्रा की मात्रा घट जाएगी। अगर तरलता घट गई है, तरलता घटने से उपभोग कम होगा या उपभोग और निवेश दोनों कम होगा। तो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम कहाँ से एसी लगवा पाएंगे या कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी है या कंजम्पशन है। तो हमारा उपभोग भी कम हो जाएगा और हमारे पास अपने खर्चे के लिए पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के बाजार बैंक रेट बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग, ठीक, चाहे वो ऋण की मांग हो, चाहे कंजम्पशन के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग हो, वो सारी मांग घट जाएगी। और जहां से मांग घटेगी वहां पे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी या फिर घटेगी। मांग घटने से महंगाई क्या है, घटती है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। छोटे छोटे शब्द कि बैंक रेट का सॉरी हाँ रेपो रेट बढ़ने से, ठीक, महंगाई घटती है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से भी महंगाई घटती है क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग पैसा जमा करना शुरू करेंगे। और बैंक रेट बढ़ने से भी महंगाई घटती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। ये सारी छोटे छोटे शब्द हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कार्य करना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे चल के हम बात करें। ठीक, धन्यवाद।